हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि तटस्थता वक्रों की सहायता से किस प्रकार से उपभोक्ता के संतुलन को निर्धारित किया जा सकता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखने के लिए हमें दो प्रकार के वक्रों की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व, जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। दूसरा इसमें आता है बजट रेखा या कीमत रेखा, जिसे इंग्लिश में बजट लाइन या प्राइस लाइन भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि बजट लाइन या प्राइस लाइन क्या होती है। बजट लाइन से तात्पर्य उस रेखा से है, उस लाइन से है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जो कि प्रचलित मूल्यों पर उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से खरीद सकता है। हमें पता है कि उपभोक्ता की आय दी गई होती है, एक निश्चित आय प्राप्त करता है और उस निश्चित दी गई आय से उपभोक्ता को अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना पड़ता है और उसके लिए वो अनेक वस्तुएं खरीदता है। रियल लाइफ में हमारी ज़रूरतें अनेक होती हैं और हम बहुत सारी वस्तुओं को उपभोग करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए हम केवल दो वस्तुएं लेकर चलते हैं, एक्स और वाई, और ये मानते हैं कि उपभोक्ता केवल दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। एक वस्तु है जो एक्स वस्तु और दूसरी वस्तु है वाई वस्तु। तो बजट रेखा ये बताती है कि अगर दोनों वस्तुओं की कीमतें दे रखी है और उपभोक्ता की आय दे रखी है, तो उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं के कौन से संयोगों को खरीदता है, कौन से कॉम्बिनेशंस को परचेज करेगा। इसके लिए सैमुअल्सन ने इसे उपभोक्ता संभावना वक्र की भी संज्ञा दी है। इसे उपभोक्ता संभावना वक्र भी कहा जाता है, यानी कि कंज्यूमर पॉसिबिलिटी कर्व। पॉसिबिलिटी या संभावना मतलब कि वो कौन कौन सी वस्तुओं की वस्तुओं की कितनी मात्राओं को खरीद सकता है, खरीदने की संभावना रखता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ओ वाई एक्सिस है और ओ एक्स एक्सिस है। ओ एक्स एक्सिस पर हमने एक्स वस्तु ली है और ओ वाई अक्ष पर हमने वाई वस्तु ली है। और बी एल ये एक सीधी रेखा जो खींची गई है, नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व है, ये हमारा बजट रेखा या फिर प्राइस लाइन है। इसे हम बजट लाइन के लिए बी एल से डिनोट कर सकते हैं और अगर प्राइस लाइन बोलें तो फिर पी एल से डिनोट कर सकते हैं। ये जो बजट रेखा है ये बताती है कि अगर उपभोक्ता अपनी सारी आय एक्स वस्तु पर खर्च करेगा तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की कुल कितनी मात्रा खरीद सकता है, ओ एल के बराबर मात्रा खरीद सकेगा और वाई वस्तु की 0 मात्रा खरीदेगा। अगर उपभोक्ता अपनी सारी आय वाई वस्तु पर खर्च करे, एक्स वस्तु कुछ ना खरीदे, तो अधिकतम वाई वस्तु कितनी खरीद सकता है अपनी दी गई आय में, ओ बी के बराबर वाई वस्तु खरीद सकता है और एक्स वस्तु की मात्रा 0 हो जाती है। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं कि अगर उपभोक्ता की आय जो है 50 रुपये है एवं एक्स वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई और वाई वस्तु की कीमत अगर हमारे 10 रुपये प्रति इकाई है, तो उपभोक्ता के पास क्या होता है, 3 ऑप्शंस होते हैं, 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं? उपभोक्ता चाहे तो वो अपनी सारी आय एक्स वस्तु पर खर्च करे, या ये हो सकता है कि उपभोक्ता अपनी सारी आय वाई वस्तु पर खर्च करे, और तीसरा ऑप्शन उसके पास में होता है कि वो एक्स की भी कुछ मात्रा खरीद ले, वाई की भी कुछ मात्रा खरीद ले। ये तीनों ऑप्शंस उसके पास में रहते हैं। जनरली कंज्यूमर क्या है, तीसरा ऑप्शन चूज़ करता है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें अनेक हैं और एक वस्तु के उपभोग से हम अपनी सारी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम बजट रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, अगर सारी आय एक्स वस्तु पर खर्च करेगा तो अधिकतम ओ एल के बराबर वो खरीद सकता है, और ये इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, जब वो अपनी कुल आय से एक्स वस्तु की कीमत को भाग दे देता है।
ऐसा करने पर वो x वस्तु की कुल कितनी इकाई खरीद सकता है? 10 इकाइयाँ। ऐसे 10 इकाई क्यों खरीद सकेगा? क्योंकि हमने देखा था कि उपभोक्ता की आय कितनी है? 50 है और x वस्तु की कीमत कितनी है? 5 रुपये प्रति इकाई है। तो 50 को जब हम 5 से भाग देते हैं तो हमारे आंसर क्या आता है? 10 इकाइयाँ। तो अधिकतम 10 इकाई खरीद सकता है। इसी तरीके से जब वह अपनी सारी आय जो कि 50 रुपये है उसमें से y वस्तु की कीमत को भाग दे देते हैं। y वस्तु की कीमत हमने क्या मानी है? 10 रुपये। तो वो y वस्तु की अधिकतम कितनी इकाइयाँ खरीद सकता है? 5 इकाइयाँ खरीद सकता है, जो कि इसके बराबर हो जाएगी। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को, अधिकतम पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं तो हमें बजट रेखा या कीमत लाइन मिल जाती है। इसका कर्व कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, नेगेटिवली स्लोपिंग होता है। तो ये जो बजट लाइन है, इस बजट लाइन पर सारे के सारे बिंदु जो हैं वो उपभोक्ता के लिए प्राप्य बिंदु होते हैं या अटेनेबल पॉइंट्स होते हैं। उन्हें उपभोक्ता खरीद सकता है अपनी दी गई आय पे। इस बजट लाइन के राइट में, यानी बजट लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है, सपोज़ ए पॉइंट है या बी पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स उपभोक्ता के लिए क्या है? अनअटेनेबल पॉइंट्स हैं, अप्राप्य बिंदु हैं। ये उसकी आय से ऊपर हैं, इन्हें उपभोक्ता प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अलावा इस बजट रेखा के अंदर जो पॉइंट्स हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये पॉइंट बना रखा है, ये सब भी उपभोक्ता के लिए प्राप्य बिंदु होते हैं। परंतु इन पॉइंट्स पर अगर उपभोक्ता रहता है तो उपभोक्ता अपनी सारी आय खर्च नहीं कर रहा, कुछ आय का कुछ हिस्सा उसके पास में शेष रह जाता है, उसके पास में बच जाता है। तो इसीलिए उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तब होती है जब वो इस बजट लाइन पर, इस कीमत रेखा पर ही रहे, इस कीमत रेखा से ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। इसके अलावा बजट लाइन जो है, इसका स्लोप पता करने के लिए हम एक निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप निकालने के लिए हमें एक चीज़ तो पता चल गई है कि जो उपभोक्ता अपनी सारी आय को 2 वस्तुओं पर खर्च कर रहा है, x वस्तु और y वस्तु, तो किस तरीके से खर्च करेगा ये निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो x वस्तु है उसकी मात्रा को x वस्तु की कीमत से अगर गुणा कर दें, y वस्तु की मात्रा को y वस्तु की कीमत से गुणा कर दें, तो इन दोनों का जो टोटल योग होता है ये क्या होता है? उपभोक्ता की टोटल इनकम के बराबर हो जाता है। यहाँ पर px x वस्तु की कीमत है, py y वस्तु की कीमत है और m क्या है? उपभोक्ता की कुल आय है। तो बजट रेखा का ढाल कैसे निकलता है? अगर हमें बजट लाइन का ढाल निकालना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? OB को OL से भाग दे देते हैं। ये हमारा OB है, इसको OL से हम डिवाइड कर देंगे। या फिर हम कह सकते हैं OB किसके बराबर था? हमने देखा था ये बराबर था m/py के, और OL किसके बराबर था? m/px के। तो m/py को अगर हम भाग दे देते हैं m/px से, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? अगर हम इसको डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये साइन को, भाग के साइन को गुणा में कन्वर्ट करते हैं, तो डिनोमिनेटर जो है ऊपर चला जाता है और न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। तो हमें क्या प्राप्त होती है वैल्यू? ये m/py इंटू px/m। यहाँ पर m कॉमन है जो कैंसिल हो जाता है और अल्टीमेटली बजट लाइन का ढाल किसके बराबर आता है? px/py के बराबर आता है। ये कीमत रेखा का या फिर बजट लाइन का स्लोप हो जाता है। उसके अलावा एक आता है बजट स्पेस। बजट स्पेस क्या होता है? बजट स्पेस को हिंदी में कहते हैं बजट अंतराल। बजट अंतराल मतलब जो भी बजट रेखा के अंदर वाले अटेनेबल पॉइंट्स हैं जिनको उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है, वो सारे क्या होते हैं? बजट स्पेस या बजट अंतराल कहलाते हैं। अब अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो या कीमतों में परिवर्तन हो x और y वस्तु की, तो इसके कारण से बजट रेखा जो है हमारी प्राइस लाइन या बजट लाइन है, वो भी, उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। तो
तो कैसा क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट होगा इनका, इस पर हम देख लेते हैं। सपोज़ सबसे पहला हम मान के चलते हैं कि अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है तो उससे बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर उपभोक्ता की आय पहले से अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बजट लाइन है जो कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है, दाहिनी ओर पैरेलली शिफ्ट होती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमारी ओरिजिनल बजट लाइन थी B1L1। जब उपभोक्ता की आय जो है पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है तो नई बजट लाइन हमें क्या प्राप्त हुई, B2L2। क्यों बजट लाइन राइटवर्ड क्यों जाती है, क्योंकि अब इस नई बजट लाइन में वो y की भी ज़्यादा वैल्यू खरीद सकता है पहले की अपेक्षा और x की भी ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अब उसकी आय बढ़ गई है तो ऑब्वियसली वो x और y को ज़्यादा क्वांटिटीज़ में परचेज़ कर सकता है। इसके विपरीत अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाती है, पहले की अपेक्षा आय कम हो जाएगी, इसका मतलब अब पहले की अपेक्षा वो क्वांटिटीज़ भी कम खरीद सकेगा, तो इस कारण से बजट लाइन जो है लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाती है और नई बजट लाइन क्या होती है, B0L0 बन जाती है। तो अगर आय बढ़ती है तो बजट लाइन राइट में शिफ्ट होगी और अगर आय कम होती है तो बजट लाइन जो है लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन ये जो शिफ्टिंग है ये एकदम समानांतर होती है, पैरेलल होती है। बजट लाइन की स्लोप जो सेम रहती है, हम कह सकते हैं एकदम पैरेलल शिफ्टिंग होती है। सेकंड केस हम देखते हैं कि कीमतों का क्या प्रभाव पड़ रहा है बजट रेखा के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं x वस्तु की कीमत का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर x वस्तु की कीमत पहले की अपेक्षा कम हो जाती है, x वस्तु पहले की अपेक्षा सस्ती हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बजट लाइन जो है वो सिर्फ x एक्सिस की तरफ से ही मूवमेंट करेगा। जो y एक्सिस है, जहाँ पर हमने गुड y को नापा है, वहाँ की तरफ से बजट लाइन सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। केवल नीचे की तरफ जहाँ पर हमने x वस्तु की मात्रा ली है, बजट लाइन केवल वहीं से ही परिवर्तित होगी, क्योंकि केवल x वस्तु की मात्रा में ही कीमत में परिवर्तन हो रहा है, y वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है। तो x वस्तु की कीमत अगर पहले की अपेक्षा कम हो जाती है, वस्तुएं सस्ती हो जाती है, इसका मतलब अब उपभोक्ता उन वस्तुओं को पहले की अपेक्षा ज़्यादा खरीद सकता है, ज़्यादा परचेज़ कर सकता है और इस कारण से जो हमारा बजट लाइन है वो क्या होगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। पहले x वस्तु की इतनी मात्रा खरीदी जा रही थी, अब x वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदी जा सकेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर x वस्तु की प्राइस पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है, वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, तो अब कंज्यूमर पहले की अपेक्षा x वस्तुओं को कम खरीद सकेगा क्योंकि वो महंगी हो गई हैं, जबकि y वस्तु की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि y वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो जब x वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है बजट लाइन पहले की अपेक्षा लेफ़्ट में मूव करता है, लेफ़्ट में रोटेट करता है। हम कह सकते हैं पहले ज़्यादा मात्रा खरीद सक रहा था x वस्तु की, अब वो पहले की अपेक्षा कम वस्तुएं खरीद सकेगा। तो इसको हम कहते हैं कि x वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर अगर कीमतें बढ़ती हैं तो बजट लाइन जो है हमारी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है और अगर कीमतें कम होती है तो बजट लाइन हमारी क्लॉकवाइज मूव करती है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, ये हमारी क्लॉक है, यहाँ हमारी क्लॉक होती है, हमें पता है। तो अगर घड़ी कैसे चल रही है, इस दिशा में चलता है। अगर घड़ी की दिशा में चल रहा है मतलब क्लॉकवाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा में अगर चलता है तो ये क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें, पहले तो यहाँ पर तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है और जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो क्लॉकवाइज मूव करता है।
इसी तरीके से y वस्तु की कीमत में परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर y वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है जबकि x वस्तु की कीमतें यथावत रहती है, तो जो बजट रेखा है वो भी केवल वहीं से मूव करती है जहाँ पर हम y वस्तु की कीमत ले रहे हैं। x वस्तु की मात्रा जहाँ लेते हैं वहाँ पर बजट रेखा सेम रहती है, वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो y वस्तु की मात्रा बढ़ जाने पर, अर्थात अगर y वस्तु जो है पहले की अपेक्षा महंगी हो जाती है, तो अब y वस्तु को कम खरीदेगा और हमारा बजट लाइन जो है वो पहले की अपेक्षा नीचे की तरफ आ जाएगा। ये हमारी नई बजट लाइन बन जाएगी। यानी कि कैसे मूव करता है? क्लॉकवाइज मूव कर रहा, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में मूव करता है। इसके विपरीत अगर y वस्तु की कीमत जो है कम हो जाती है, y वस्तु सस्ती हो जाती है, तो अब y वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीद सकेगा और हमारी बजट रेखा क्लॉकवाइज मूव करती है, घड़ी की दिशा में मूव करती है और बजट रेखा पहले की अपेक्षा ऊपर की तरफ हो जाती है OY अक्ष पर, जहाँ पर हम y वस्तु को मापते हैं। तो पता चल गया कि I से भी कीमत रेखा परिवर्तित हो सकती है, X वस्तु की कीमत से भी परिवर्तित हो सकती है और Y वस्तु की कीमत से भी परिवर्तित हो सकती है, लेकिन तीनों तरीके से जो है मूवमेंट अलग अलग होता है। तो ये तो था उपभोक्ता संतुलन के लिए हमने बजट रेखा देख लिया। उपभोक्ता संतुलन के लिए दूसरी चीज़ चाहिए इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं कि उपभोक्ता संतुलन के लिए क्या मान्यताएं हैं, उपभोक्ता संतुलन की क्या अजम्पशंस हैं। सबसे पहली अजम्पशन है कि प्रत्येक उपभोक्ता को अपनी प्राथमिकता क्रमों के आधार पर, यानी कि उसे कौन सी वस्तु पसंद है, अपनी पसंदगी के आधार पर उसके पास में x और y वस्तुओं का एक तटस्थता मानचित्र होता है। उसे पता होता है कि उसे x वस्तु और y वस्तु के किन किन संयोगों को खरीदना है। दूसरी मान्यता है कि उपभोक्ता के पास में जो आय होती है वो निश्चित है, सीमित होती है, फिक्स्ड होती है और वो अपनी सारी आय को केवल और केवल दो वस्तुओं पर खर्च करता है। कौन सी दो वस्तुओं पर? यहाँ पर हमने ली है x वस्तु और y वस्तु। तीसरी इम्पॉर्टेंट मान्यता है कि वस्तुओं की जो कीमतें होती है, यानी प्राइस ऑफ x कॉमोडिटी एंड प्राइस ऑफ y कॉमोडिटी, वो गिवन होती है, वो भी कांस्टेंट होती है, निश्चित होती है। और चौथी हमारी मान्यता हमने ली है कि जितनी भी सारी वस्तुएं हमने ली है, x वस्तु की सारी यूनिट्स और y वस्तु की सारी यूनिट्स जो है वो क्या होती है? समरूप होती हैं, एक जैसी होती हैं और इनको हम डिविजिबल होती हैं, इनको हम टुकड़ों में बांट सकते हैं आसानी से। तो इन मान्यताओं के चलते हुए अब हम उपभोक्ता संतुलन देख लेते हैं। उपभोक्ता संतुलन निकालने के लिए दो इम्पॉर्टेंट शर्तें होती है। सबसे पहली शर्त क्या है कि जो भी हमारी बजट रेखा है वो तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र को स्पर्श करनी चाहिए। दैट इज़ कि इंडिफरेंस बजट रेखा है, इट दैट बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। टेंजेंट का मतलब, स्पर्श करने का मतलब है कि पूरे वक्र को केवल एक ही बिंदु पर काटती हुई होनी चाहिए। और दूसरा शर्त है उपभोक्ता संतुलन की कि जो बजट रेखा का स्लोप होता है और प्राइस लाइन का या इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है, वो दोनों टेंजेंट पॉइंट पर एक दूसरे के बराबर होने चाहिए या इक्विलिब्रियम पे एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं इस डायग्राम में OY और O एक्सिस ले रखे हैं। OY एक्सिस पर हमने गुड Y लिया है और यहाँ पर X एक्सिस पर X वस्तु ली है। इसमें हमने बजट लाइन है, एक तो हमारी BL बजट लाइन हमारे पास दी गई है, उसके अलावा हमारे पास इंडिफरेंस मैप है, तटस्थता मानचित्र। तटस्थता मानचित्र क्या है? हमने पहले पढ़ा था, ऐसा चित्र जहाँ पर एक से ज़्यादा तटस्थता वक्र एक साथ दिखाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तटस्थता मानचित्र।
तो इस इंडिफरेंस मैप में हमारे पास में हमने 3 इंडिफरेंस कर्व एक ही डायग्राम में दिखाए हैं, IC1, IC2 और IC3। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो जो IC3 है वो बजट लाइन से बहुत ऊपर है, कहीं भी टच नहीं कर रहा है। इसी तरीके से जो IC1 इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन के 2 पॉइंट पर टच करता है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, लेकिन दोनों पॉइंट पर क्या है, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप बराबर नहीं है। अगर इस पॉइंट की बात करें, इसको हम नाम दे देते हैं G पॉइंट। तो G पॉइंट पर तो क्या है, जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी स्लोप ज़्यादा है और बजट लाइन की स्लोप कम है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व तटस्थता वक्र हमारे एकदम सीधी खड़ी रेखा या स्टीप है, जबकि बजट रेखा जो है थोड़ा सा ढाल उसकी कम है, थोड़ा फ्लैट है। और अगर हम H पॉइंट पर देखें, ये हमारा H पॉइंट है, तो H पॉइंट पर हमारे तटस्थता वक्र एकदम सीधी रेखा के रूप में होता है, इसका ढाल कम है, और इंडिफरेंस कर्व जो है बजट रेखा है, इसका ढाल ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ा सा स्टीप होता है। तो G और H पॉइंट पर तटस्थता वक्र और बजट रेखा एक दूसरे को काट तो रहे हैं इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, लेकिन जो दूसरी शर्त है वो यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है। दूसरी शर्त कि दोनों की ढाल बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो साम्य का बिंदु है वो कौन सा बिंदु है, वो ये वाला बिंदु होता है E पॉइंट। E पॉइंट पर बजट रेखा जो है तटस्थता वक्र के एकदम टेंजेंट है, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, दोनों की ढाल बराबर है, और जो तीसरी मान्यता है वो भी फुलफिल हो रही है, हमारी तीसरी शर्त की साम्य बिंदु पर जो है तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए, ये हमने कल भी देखा था। तो जो साम्य बिंदु है ये है, इस पर हमारा जो तटस्थता वक्र है वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है। तीनों शर्तें यहाँ पूरी हो रही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं जो E बिंदु है वो हमारा उपभोक्ता के साम्य का बिंदु होगा। तो E बिंदु पर जो तटस्थता वक्र का ढाल और बजट रेखा का ढाल जो है वो दोनों बराबर होते हैं। तटस्थता वक्र का ढाल हमने देखा था क्या होता है, MRS XY से उसको डिनोट किया जा सकता है। X वस्तु के लिए Y वस्तु का प्रतिस्थापन की सीमांत दर, और बजट रेखा का ढाल हमने अभी देखा कैसे आता है, PX/PY से डिनोट किया जा सकता है। तो जो साम्य का बिंदु यानी कि E बिंदु होता है उस पर ये दोनों वक्र दोनों स्लोप्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो इस तरीके से हम तटस्थता वक्र और बजट रेखा की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन का पता लगा सकते हैं कि उपभोक्ता किस बिंदु पर संतुलन में होगा। अब ये साम्य का बिंदु है, उपभोक्ता संतुलन यहाँ पर होगा, तो इस संतुलन के बिंदु पर उपभोक्ता X वस्तु की इतनी मात्रा खरीदेगा और Y वस्तु की दी गई कीमत और दी गई आय पर इतनी मात्रा खरीद रहा है, तो ये इससे उपभोक्ता का संतुलन निर्धारित होता है। That's all for today's class. Thank you.